नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे अपनी जलवायु के एक बेहद शक्तिशाली लेकिन अदृश्य इंजन के बारे में बात करने वाले हैं जो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में मौजूद है। हम उन विशाल मौसम संबंधी बदलावों को डिकोड करेंगे जिनका अनुमान 2026 और 2027 के लिए लगाया जा रहा है। ये एक ऐसा विषय है जो वाकई पूरी दुनिया के मौसम का नक्शा पलट कर रख सकता है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बेहद चौंकाने वाले आंकड़े से, 5 से 6 डिग्री सेल्सियस। सच कहूं तो ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। प्रशांत महासागर की सतह के काफी नीचे जो समुद्री उपकरण है वो पहले से ही गर्म पानी के एक बहुत बड़े भंडार को ट्रैक कर रहे हैं। ये फंसा हुआ पानी सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म दर्ज किया जा रहा है और यहीं से एक बहुत बड़े बदलाव की नींव पड़ रही है। पहला हिस्सा, द ओशंस ब्रोकन इंजन। प्रशांत महासागर को सिर्फ पानी का एक बड़ा हिस्सा मत मानिए। दरअसल ये एक विशाल वायुमंडलीय इंजन है। इसे समझने के लिए एक बहुत बड़े पूल का उदाहरण लेते हैं, जहां एक विशाल पंखा लगातार एक ही दिशा में हवा फेंक रहा है। सामान्य दिनों में ट्रेड विंड्स या व्यापारिक हवाएं बिल्कुल इसी पंखे की तरह काम करती हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर लगातार बहकर समुद्र के गर्म सतही पानी को पश्चिम की ओर धकेल कर रखती हैं। लेकिन अल नीनो के दौरान ये पंखा अचानक धीमा पड़ जाता है, हवाएं कमजोर हो जाती हैं और जो गर्म पानी पश्चिम में इकट्ठा हुआ था वो छलक कर वापस पूर्व की ओर बहने लगता है। और जैसे ही इन हवाओं का दबाव कम होता है, महासागर का ये इंजन टूटने लगता है। होता क्या है कि लाखों वर्ग मील का ये खौलता हुआ गर्म पानी पूर्व की ओर एक गहरी लहर पर सवार होकर वापस आता है। जब ये पानी दक्षिण अमेरिका के तट से टकराता है तो ये सतह पर एक ढक्कन या कैप की तरह काम करता है। ये ढक्कन समुद्र की गहराई के ठंडे पोषक तत्वों से भरपूर पानी को ऊपर आने से पूरी तरह रोक देता है। और बस इसी तरह प्रशांत महासागर का ये इंजन काम करना बंद कर देता है। दूसरा हिस्सा, डिफाइनिंग अ सुपर इवेंट। अब यहां सवाल आता है कि एक आम अल नीनो सुपर इवेंट कब बन जाता है। इसे मापने के लिए ओशैनिक नीनो इंडेक्स या ONI का इस्तेमाल किया जाता है। मौसम विज्ञानी इसी पैमाने से यह मापते हैं कि मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी अपने लंबे समय के औसत की तुलना में कितना ज्यादा गर्म हो गया है। सीधे शब्दों में कहें तो यह इंडेक्स वायुमंडल में फैलने वाली अतिरिक्त गर्मी की गंभीरता को मापने का सबसे सटीक तरीका है। अब इस 2026 के अनुमान पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक स्टैंडर्ड मजबूत अल नीनो 1.5 डिग्री की वृद्धि पर होता है। 2015 का जो ऐतिहासिक इवेंट था वो 2.75 डिग्री तक पहुंच गया था। लेकिन जरा सोचिए, 2026 के लिए कई कंप्यूटर मॉडल 3.0 डिग्री से भी अधिक की छलांग का अनुमान लगा रहे हैं। अगर ये अनुमान सच साबित होता है तो ये 1800 के दशक के अंत के बाद से दर्ज किया गया सबसे शक्तिशाली अल नीनो बन जाएगा। तीसरा हिस्सा, द एटमॉस्फेरिक बैरियर इफेक्ट। जब प्रशांत महासागर में इतना अधिक तापमान बढ़ जाता है तो इसका सीधा असर ऊपर वायुमंडल में भी दिखता है। यह अटलांटिक बेसिन में पूर्व की ओर बहने वाली शक्तिशाली उच्च ऊंचाई वाली हवाओं का निर्माण करता है, जिसे विंड शीयर कहते हैं। इसे आकाश में एक अदृश्य दीवार की तरह समझ सकते हैं। यह दीवार तूफान के बादलों को इतने जोर से धकेलती है कि वे एक बड़े और व्यवस्थित हरिकेन या चक्रवात में बदलने से पहले ही टूटकर बिखर जाते हैं। और इसका सीधा असर इस संख्या पर पड़ता है, 13। विंड शीयर के इस शक्तिशाली प्रभाव के कारण अनुमान यह है कि 2026 के अटलांटिक सीजन में ऐतिहासिक औसत 15 के मुकाबले केवल 13 नामित तूफान ही आएंगे। पहली नज़र में ये संख्या देखकर थोड़ी राहत महसूस हो सकती है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चेतावनी छिपी है। तूफानों की कुल संख्या कम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खतरा टल गया है। मेक्सिको की खाड़ी और पश्चिमी कैरेबियन जैसी जगहों पर समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म रहता है। ये अमेरिका के तट के बेहद करीब अचानक और विनाशकारी तूफानों के पैदा होने के लिए एकदम सही ईंधन या ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। इतिहास से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। 1992 और 2018 दोनों ही अल नीनो वर्ष थे और दोनों में ही कुल तूफानों की संख्या कम थी। लेकिन दोनों ही वर्षों में विनाशकारी कैटेगरी 5 के तूफान एंड्रयू और माइकल आए थे। इससे यह साफ हो जाता है कि पूरे मौसम की तस्वीर बदलने के लिए सही परिस्थितियों से टकराने वाले केवल एक ही तूफान की आवश्यकता होती है। चौथा हिस्सा, नॉर्थ अमेरिकन वेदर इम्पैक्ट्स। भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र से निकलने वाली यह भारी गर्मी आकाश में उच्च ऊंचाई वाले मार्गों को भी बदल देती है, खासकर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को। इससे आसमान में चलने वाली एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह मान लीजिए।
एक सुपर अल नीनो के दौरान ये कन्वेयर बेल्ट अत्यधिक ऊर्जावान हो जाती है और दक्षिण की ओर झुक जाती है, जिससे प्रशांत महासागर की बहुत सारी नमी सीधे महाद्वीप के पार जाने लगती है। अब अगर इसे अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो बदलाव काफी तेज और चौंकाने वाले हैं। पश्चिमी तट यानी कैलिफोर्निया में इसका मतलब है लगातार एटमॉस्फेरिक रिवर्स का आना, जिससे भारी बाढ़ और भूस्खलन का जोखिम बढ़ता है। वहीं पूर्व की ओर बढ़ते हुए टेक्सास को भारी और लाभकारी बारिश मिल सकती है, लेकिन जब ये दक्षिण पूर्व विशेषकर फ्लोरिडा पहुंचता है तो वहां गंभीर मौसम और टोर्नाडो का जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इन सब के बिल्कुल उलट उत्तरी अमेरिका और कनाडा में सर्दियां औसत से काफी अधिक शुष्क और गर्म रहने का अनुमान है। पांचवा हिस्सा, अ ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट। पूरी दुनिया एक कनेक्टेड सिस्टम है, इसलिए ये विषमताएं वैश्विक स्तर पर और भी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। दक्षिण अमेरिका में पेरू और इक्वाडोर के समुद्री खाद्य चक्र के तबाह होने और भारी बाढ़ की आशंका होगी, लेकिन उसी वायुमंडलीय बदलाव के कारण अमेज़न बेसिन में भयंकर सूखा पड़ सकता है। इसी तरह प्रशांत महासागर के दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में नमी की कमी के कारण विनाशकारी जंगल की आग का खतरा चरम पर होता है। और यूरोप की बात करें तो ये सर्दियों के अंत में अधिक ठंडी और शुष्क परिस्थितियों का कारण बन सकता है। छठा और आखिरी हिस्सा, द वार्मेस्ट ईयर रिकॉर्डेड। इन सभी बातों का जो सबसे बड़ा और मुख्य निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि यह सुपर एल नीनो वास्तव में समुद्र से वायुमंडल में थर्मल ऊर्जा या गर्मी का एक बहुत विशाल हस्तांतरण है। हवाओं द्वारा यह अतिरिक्त गर्मी पूरी दुनिया में ले जाई जाती है और यह एक यांत्रिक श्रृंखला प्रतिक्रिया यानी चेन रिएक्शन की तरह पूरे ग्रह के आधारभूत तापमान को कुछ समय के लिए काफी बढ़ा देती है। समुद्र की सतह के नीचे के डेटा और इस सुपर एल नीनो के भारी थर्मोडायनामिक आउटपुट के आधार पर यह मॉडल बहुत ही स्पष्ट और सीधा संकेत देता है। इस बात की असाधारण रूप से उच्च संभावना है कि 2027 हमारे लिखित इतिहास का सबसे गर्म वर्ष बन जाएगा। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरी सोच में डाल देता है। जब हमारे पूरे ग्रह का आधारभूत तापमान ही इस तरह बढ़ रहा है तो जरा सोचने वाली बात है कि ये चरम बदलाव हमारे आसपास के पर्यावरण को बुनियादी तौर पर कैसे और कितना बदल देंगे। इन बदलावों को समझना सिर्फ मौसम की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य को समझना है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।